नमस्कार साथियों, पीसेस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी का पूरा इतिहास, एशियंट से लेके मेडुअल और मॉडर्न, पूरा एक ही क्लास में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 1 घंटे तक का हो सकता है। अगर 1 घंटे में आपको पूरा यूपी का इतिहास क्लियर हो जाता है जहाँ से प्रश्न आते हैं और आए हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, ठीक? पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? देखिए, उत्तर प्रदेश में ताम्र प्रासाणिक संस्कृति, तांबा और पाषाण युक्त जो हथियार या औजार उपयुक्त प्रयोग किए जाते थे, उनसे निर्मित जो संस्कृति थी उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया, ठीक? हम लोग इतिहास जब भारत का पढ़ते हैं तो उसमें ये संस्कृति एक अलग चैप्टर ही है। यहाँ पर समझिए कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कहाँ-कहाँ साक्ष्य मिले, तो मेरठ और सहारनपुर जिलों में, ठीक? मेरठ और सहारनपुर जिलों में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिले हैं, ठीक? उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस्य संस्कृति सॉरी, थोड़ा गले में वो है खराश। ताम्रकांस्य संस्कृति, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, इसका एक प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। बड़गांव, हुलास, साथ ही साथ एक मांडी करके स्थल है, अभी नवीन खोजा गया, कई बार पूछा है, आईएएस में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछ लिया, ठीक? तो याद रखिएगा, यूपी में 4 हड़प्पा स्थल मिल चुके हैं। आलमगीरपुर सबसे पूर्वीय है, पता है आपको, मेरठ के हिंडन नदी के तट पे है। बड़गांव, हुलास दोनों सहारनपुर में है, और एक चौथा कौन सा है याद रखिएगा, मांडी, ठीक? मांडी चौथा स्थान है। हुलास खेड़ा लखनऊ में है। कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक? कुषाण कालीन लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकास व्यवस्था, कार्तिकेय भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक? तो याद रखिएगा कहाँ से, हुलास खेड़ा से, इस चीज को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तर वैदिक संस्कृति, देखिए वैदिक संस्कृति जो होती है, वैदिक संस्कृति मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बहुत कम प्रमाण में मिलते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक संस्कृति में जाके, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है, के अवशेष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन पूरा पाषाण काल सभ्यता, जिसे पाषाणकालीन सभ्यता के रूप में वो किया गया नामकरण, कि निम्नपुरा, उच्च मध्यपुरा और उच्चपुरा पाषाण, तो उसमें निम्नपुरा पाषाण काल के संदर्भ में देखेंगे तो इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में बेलन नदी की घाटी और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र से पुरा स्थलों के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। अनेक ऐसे स्थल मिले हैं जहां से इस समय के काल की संस्कृतियों का विकास पाया जाता है। तो कहाँ से, इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी की सभ्यता, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र और चंदौली का चकिया, ठीक? तो ये चीज याद रखिएगा। बेलन नदी के क्षेत्र का जो उत्खनन कार्य कराया गया, बहुत बार पूछा, याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जीआर शर्मा, ये नाम याद रखिएगा। बेलन नदी घाटी का उत्खनन, जीआर शर्मा, स्थान बेलन नदी के तट पर प्रयागराज जिला में स्थित है, ठीक? यहीं पे एक पूरा स्थल है लोहदा नाला, लोहदा नाला ही नाम है इसका, वैसे नाला वाला कोई प्रमाण नहीं मिला है कि नाला है नामक पुरस्तर पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। देखिए, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिलती है हमको, हड़प्पा काल में, लेकिन यहाँ भी एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसको विद्वानों इतिहासकारों ने मातृ देवी की प्रतिमा का कुचने से क्षतिग्रस्त अस्थि निर्मित हारपून उपकरण माना है, ठीक? तो इस पे विवाद का विषय है। मेजा तहसील, इलाहाबाद के मेजा तहसील में चुपानी मांडो एक पूरा स्थल मिला था जहां से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक? चुपानी मांडो से क्या मिलता है, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, जिसे मृद भांड कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन ही हैं, ठीक? मृद भांड 2 तरीके के होते थे, जैसे बनते थे, एक कच्चा मृद भांड होता था, एक पका हुआ, जिसे आग में तपा दिया जाता था। जैसे आप आजकल कुल्हड़ यूज करते हैं, तो मृद भांड है पकाया हुआ, पानी के लिए मटका यूज करते हैं पीने के लिए, वो पकाया हुआ मृद भांड है, ठीक? और कच्चे भी यूज होते थे। तो साथ ही साथ देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ जिले से मिले, सराय नाहर, महदहा, ठीक? यहाँ से अनेक
मानव बस्तियों के या मानव जनजीवन के प्रमाण मिले, जैसे महदहा से सील लोढ़ा, गर्त चूल्हा, समाधान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा भी है प्रतापगढ़ में। याद रखिए प्रतापगढ़ में 3 मुख्य पुरास्थल हैं, सराय नाहर, मदहा और दमदमा। इन तीनों को याद रखिएगा, कई बार पूछा है। दमदमा की विशेषता यह है कि यहाँ हड्डी और सींग के उपकरण और आभूषण मिले हैं, हड्डियों से निर्मित और सींग से, पशुओं के सींग से निर्मित। ठीक, साथ ही साथ गर्त चूल्हे जो घरों के अंदर बनाए जाते थे और थोड़ा सा ढलान पे, ठीक, गर्त चूल्हे होते थे। साथ ही साथ एक ही जगह पे 41 मानव समाधान मतलब दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। एक ही जगह पे क्रम से 41 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक, तो नवीनतम खोजों के आधार पर अब माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला पहला संबंध क्षेत्र जो था जहाँ चावल या धान की खेती की गई वह कौन सा? संत कबीर नगर का लहुरा देव, संत कबीर नगर जनपद का, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का लहुरा देव जो पूरा स्थल है, यहाँ चावल या धान का सबसे पहले प्रमाण पाया गया लगभग 8000 ईसा से 7000 ईसा पूर्व। ठीक, हमारी ईसवी से 8000-7000 ईसा पूर्व तक पाने का प्रमाण माना गया है। इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय महाद्वीप की प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, 7000 ईसा पूर्व लगभग गेहूं का साक्ष्य मिलने का प्रमाण मिला। अब देखिए, अब इस टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा आप लोग। ठीक, जब प्रश्न में दे ऑप्शन मेहरगढ़ और लहुरा देव, ठीक, लहुरा देव भी दे और मेहरगढ़, आंख बंद करके लहुरा देव मारिएगा, और अगर दोनों में से कोई एक दे दे और बाकी 3 अन्य दे दे तो इन दोनों में जिसका भी नाम दिया रहेगा उसी को मारिएगा। अर्थात अगर विकल्प में दोनों रहे मेहरगढ़ और लहुरा देव तो लहुरा देव आपका उत्तर सही होगा। अगर दोनों में से कोई एक है, मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ सही है, लहुरा देव है तो लहुरा देव। ठीक, दोनों अगर रहे तो उसमें लहुरा देव पहला प्रमाण माना जाएगा। ठीक, जो नवीन खोजें हुई हैं उसके आधार पे। जबकि देखिए बलूचिस्तान में स्थित यहाँ 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साथ, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कुलडीहवा और चावल का जो साक्ष्य मिला था यहाँ तो लहुरा देव में वो क्या नाम मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला, लेकिन कुलडीहवा जो है प्रयागराज का बेला नदी के तट पे, यहाँ 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी मिली तो इसका मतलब चावल भी था, लेकिन कितना है 6500, और लहुरा देव कितना है 8000 से 7000 ईसा पूर्व। तो पहले कौन सा है? ईसवी सन में उल्टा चलते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर जिसको डाउट है ईसवी और ईसा पूर्व में वो कमेंट करेगा तो हम उसको मैसेज में जवाब दे देंगे कि कैसे इसका निर्धारण करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक, जिसको ईसवी और ईसा पूर्व में दिक्कत हो रही हो कमेंट करते हैं। उल्टा चलते हैं, याद रखिएगा, ये बाद के समय का, ये प्राचीन समय है। ठीक, मिर्जापुर सोनभद्र बुंदेलखंड में उत्खनन से नवपाषाण कालीन औजार हथियार, और प्रतापगढ़ के सराय नाहर से उत्खनन से मध्य पाषाण के मानव कंकाल और कब्र अर्थात कब्रिस्तान टाइप की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, आलमगीरपुर आपका देखिए हड़प्पा कालीन स्थल है, कहाँ पे है? मेरठ में। ठीक, कपास के उपजाए जाने का प्रमाण मिलता है, सोहगौरा गोरखपुर में है। ठीक, उत्तरकालीन पालिशदार मध्यभांड संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। मरणोत्तर काल में कुषाण कालीन सिक्के भी मिलते हैं। हस्तिनापुर जो है मेरठ में है। ठीक, के ऊपरी गंगा घाटी में अनेक संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है, अनेक संस्कृतियां कालांतर में विकसित हुई। ठीक, हस्तिनापुर से उत्खनन में मरणोत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं मतलब पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं मिली हैं। मथुरा से दंतवंशी शासकों के सिक्के मिले हैं, कुषाणों के सिक्के मिले हैं, योधेय मुद्राएं मिली हैं। इनकी स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। योधेय जो इन वस्तुएं मिली हैं उस पे हस्तिन नामक शासक के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक, महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी क्या? हस्तिनापुर, हस्तिन या हस्तिनापुर। ठीक, 16 जहां महाजनपदों में, याद रखिएगा, कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, 16 महाजनपद में। ठीक, आधुनिक उत्तर प्रदेश में कौन? कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरत, सेन, चेदी, वत्स और मल्ल।
कोसल की राजधानी अवध क्षेत्र में थी। कोसल महाजनपद आपका ये अयोध्या वाला क्षेत्र, ठीक। इसकी राजधानी 2 थी। उत्तरी कोसल की श्रावस्ती थी, दक्षिणी की साकेत या कुशावती मिलता है, ठीक। शतपथ ब्राह्मण में कोसल को अवध के नाम से उल्लेख किया मिलता है। कुरु महाजनपद जो था मेरठ क्षेत्र में था, कुरुवंश ऑफ कुरु, ठीक। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में था। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, उत्तरी पांचाल की, ठीक। पांचाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, सॉरी। उत्तरी पांचाल की थी अहिच्छत्र और दक्षिण की थी कांपिल्य, ठीक। आप देखते हैं जब महाभारत युद्ध होता है तो द्रुपद जो था वो कांपिल्य का राजा था, ठीक। कांपिल्य राजधानी थी। महाजनपद युग में ही संकिसा फर्रुखाबाद के समीप एक स्थल है। पांचाल महाजनपद का प्रमुख नगर था। वर्तमान मथुरा के क्षेत्र में सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी, सूरसेन की। वत्स महाजनपद आज के प्रयागराज के समीप स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ये कौशाम्बी जिला जो है आज के समय का, और उस समय प्रयागराज में ही स्थित था। प्रयागराज में इलाहाबाद में आपके कौशाम्बी का कुछ क्षेत्र, भदोही का कुछ क्षेत्र, साथ ही साथ प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र मिलके बहुत बड़ा एक जिला था या राज्य था। तो कौशाम्बी यही वत्स थी, ठीक। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी पर मगहों की राजधानी थी, ठीक। इस काल में कौशाम्बी के राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, आद्य नगरी स्थल के रूप में विकसित हुआ। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र है, ठीक। थेर पंथ हम पढ़ाएंगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस नगर को हूण राजा तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई। मल्ल महाजनपद कुशीनगर देवरिया गोरखपुर में स्थित था, ठीक। इसकी राजधानी कुशीनगर थी, कसिया या पावा, ठीक। तो याद रखिएगा। कुशीनगर कसिया या फाजिलपुर था। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुई। सोचिए ईसा मसीह से 483 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक। मृत्यु हो गई थी, जन्मे तो उससे और पहले थे। उत्तर भारत में कालसी जो उत्तराखंड में है, यहीं से अशोक का चतुर्दश शिलालेख मिलता है। चतुर्दश मतलब 14 लेखों वाला। चतुर्दश मतलब होता है संस्कृत में 14 लेख लिखे गए हैं, इसमें 14 बातें लिखी गई क्रम से, ठीक। तो कालसी उत्तराखंड में है। कालसी के निकट में जगत ग्राम बदवाला से संस्कृत पदों से उत्कृष्ट ईंटों में 3 वेदिका मिलती हैं, ठीक। जो तृतीय सदी के एक शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य प्रमाणित करते हैं, ठीक। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में ही संघ में महिलाओं की प्रवेशिता अनुमति दी, मतलब प्रवेश की अनुमति दी। कहाँ से थी? बहुत पेटेंट क्वेश्चन इतिहास का है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको कहीं जल्दी मिलता नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ से महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो वैशाली में दी, ठीक। प्रवज्या का मतलब होता है प्रवेश देना, अनुमति देना। और पहली इनकी सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, इनकी माता की वह जो थी इनका पालन पोषण की थी, उन्हीं को पहली दीक्षा महात्मा बुद्ध ने दी थी, ठीक। तो पहली महिला थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इंद्र और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। संकिसा से ही स्कंदगुप्त का एक सिक्का प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन या मृगदाय नाम से प्रसिद्ध सारनाथ बहुत प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। सारनाथ की जो सांची स्तूप या सांची नहीं, यहाँ पे जो सारनाथ का पवित्र बौद्ध स्थल है, इसको यूनेस्को द्वारा 45वीं विश्व धरोहर सूची घोषित कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन, मृगदाय, ठीक। सारनाथ का यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया था बौद्ध धर्म का, ठीक। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है, ठीक। अशोक का यहीं से सारनाथ सिंह स्तंभ मिलता है। शीर्ष स्तंभ जो है स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह का प्रयोग बनाया गया।
ह्वेनसांग ने सारनाथ में हीनयान विशेषकर सम्मितीय परंपरा का प्रमुख केंद्र है। ह्वेनसांग के अनुसार जो चीनी यात्री था उसके अनुसार कि जब वह आया तो उस समय सारनाथ जो है हीनयान विशेषकर सम्मिति परंपरा का प्रमुख केंद्र था, शैक्षिक केंद्र था। ठीक, सारनाथ से ही धमेक स्तूप मिलता है, याद रखिएगा, गुप्तकालीन है धमेक। धमेक जो है गुप्तकालीन स्तूप है, दुविधा मत रहिएगा। फाहियान मृगनाव में 4 स्तूप और 2 मठों का उल्लेख करता है। आपको कमेंट में बताना फाहियान किसके समय भारत आता है, फाहियान किसके समय भारत आता है और ह्वेनसांग किसके समय। दोनों चीनी यात्री हैं, आपको क्रम से बताना है कि कौन किस राजा के शासनकाल में भारत आया। ठीक, इतना अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन सन्यासी जीवन था, उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। सबसे ज्यादा इनका जीवन व्यतीत कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, अर्थात बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को होते हैं, इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल, मतलब वर्षा ऋतु जब आती थी तो सबसे ज्यादा कौशल राज्य में व्यतीत किया। ठीक, कहाँ, कौशल राज्य में सर्वाधिक अवकाश या वर्षा काल व्यतीत किया। ये पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है सॉरी जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। ठीक, चेदी राज्य कई बार पूछा है, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। वर्तमान में बांदा वाला क्षेत्र जो है, वर्तमान में बांदा क्षेत्र जो चित्रकूट वाला क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद था और इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक, अवध्या का शुंगकालीन अभिलेख धर्मराज धनदेव से संबंधित है, याद रखिएगा। अवध्या का शुंगकालीन अभिलेख जो मिलता है वो धर्मराज धनदेव के संबंधित है, जिसे कौशल का स्वामी कहा गया है। जिससे पता चलता है पुष्यमित्र ने, इसी से पता चलता है पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्य शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के विवरण सीयूकी नामक किताब में लिखा है। अतरंजी केड़ा को क्या नाम लिखा है, अतरंजी केड़ा को उसने लिखा है पीलोसाना। पीलोसाना अलग अलग करके उसने अपने चीनी भाषा में लिखा है। ठीक, उत्तर वैदिक युग में अतरंजी खेड़ा जो था एटा जिले में है, एक गैरिक मृदभांड और कृष्ण रोहित मृदभांड संस्कृतियों का अवशेष यहाँ से मिलता है। ठीक, अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, यहाँ सबसे पहले लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलता है अतरंजी खेड़ा से। धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अतरंजी खेड़ा में शुंगों, कुषाणों और गुप्त शासकों की मतलब शासकों से संबंध रहने वाला स्थल है। ठीक, जैन धर्म में 5 तीर्थंकर हुए मुख्य थे। ठीक, मुख्य जो थे, पहले ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ, चतुर्थ थे भगवान अभिनंदन नाथ, 5वें थे सुमतिनाथ और 14वें थे भगवान अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ है। ठीक, ये क्रम से जो है अयोध्या में कौन कौन पैदा हुए थे, पहले जो थे ऋषभनाथ, द्वितीय थे अजीतनाथ, तृतीय थे अभिनंदन नाथ, 5वें थे सुमतिनाथ और 14वें थे अनंतनाथ। इन सब का जन्म अयोध्या में हुआ है। ठीक, जबकि 7वें जो थे सुपार्श्वनाथ एक और 23वें पार्श्वनाथ, याद रखिएगा, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ दोनों का संबंध वाराणसी से, काशी से रहा है। ठीक, 2 महावीर जैनियों का मतलब जैनी गुरुओं का संबंध वाराणसी से रहा है और बाकी 5 का उत्तर प्रदेश से। ठीक, के अयोध्या क्षेत्र से, कौशल क्षेत्र से। कौशाम्बी जनपद से ग्राम प्रभोसा है कौशाम्बी में, वहाँ के 6ठे तीर्थंकर जो पद्म प्रभु थे वो पशोभा के कौशाम्बी के थे। ठीक, श्रावस्ती से तृतीय थे शंभवनाथ। श्रावस्ती जिले से संबंधित थे, वहीं के रहने वाले एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित थे। श्रावस्ती 3 व्यापारिक मार्गों के केंद्र बिंदु पे होने के कारण राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक, यहाँ से अनेक साहूकार अनाथ पिंडक ने चितवन महाविहार भगवान बुद्ध को अनुदान दिया था। ठीक, आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मक्कलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि क्या थी,
मखलीपुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या प्रसिद्ध संत थे, उनकी जन्मभूमि श्रावस्ती थी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। क्या थी? श्रावस्ती थी उनकी जन्मभूमि, ठीक। देवताओं के किले के रूप में कौन प्रसिद्ध था? देवगढ़। देवगढ़ जो था वो देवताओं के किले के रूप में प्रसिद्ध था देवों का गढ़, ठीक। महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित जैन तीर्थंकरों ने 24 प्रतिमाओं हेतु विख्यात किया। कांकदी कई बार पूछा है, देवरिया जिले में आए 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ पुष्पदंत का निवास स्थल था, ठीक। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अनेक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण कहाँ कराया? अयोध्या में। अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं, कहाँ से? अहिच्छत्र से। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो अहिच्छत्र के शासक अच्युत को कौन पराजित किया था? समुद्रगुप्त, ठीक। अहिच्छत्र ने गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त की। प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाता था। किसे? कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाता था, ठीक। पुष्य भूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाई कालांतर में, ठीक। इसका नाम क्या पड़ गया धीरे धीरे? महोदय श्री और महोदय नगर, ठीक। क्या नाम पड़ा? महोदय श्री और महोदय नगर। किसका? कन्नौज का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय कहा गया है, ठीक। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। मान लीजिए आपका कन्नौज था, पाल पश्चिम बंगाल से है, उत्तर से प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य कन्नौज पर नियंत्रण के लिए अनेक संघर्ष हुए, ठीक। अंत में कौन विजय करता है? गुर्जर प्रतिहारों का ही यहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है, ठीक। बौद्ध काल में कपिलवस्तु, कुछ विद्वानों के अनुसार कपिलवस्तु वर्तमान सिद्धार्थ नगर के जिले के पिपरावा से साम्य रखते थे, ठीक। शाक्य की गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। कपिल शाक्य की गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि जो थे भारतीय परंपरा में वह यहीं के थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे कपिलवस्तु नाम पड़ गया, ठीक। काम्पिल फर्रुखाबाद और बदायूं के क्षेत्र में स्थित है। यह प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। अहरौरा मिर्जापुर में स्थित है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है अहरौरा से। वाराणसी, सारनाथ और कौशाम्बी से लघु शिलालेख के प्रमाण मिलते हैं, ठीक। सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने की अनुमति दी, ठीक। याद रखिएगा, इसमें दी लघु स्तंभ लेखों में, ठीक। प्रयाग स्तंभ पर अनेक अशोक की रानी कारवाकी का द्वारा दिया गया दान का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख में ही रानी कारवाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक। कारवाकी द्वारा महत्व दिया गया। तो प्रयाग में अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति का भी लेख उत्कीर्ण है, मतलब लिखा गया है। प्रयाग में जो अशोक स्तंभ है उसमें किसका किसका मिलेगा? आप देखिए, अशोक का मिलेगा, बाद में समुद्रगुप्त का भी मिलता है, ठीक। और फिरोज शाह तुगलक और अकबर के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक। इस स्तंभ लेख से महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार इस नगर की स्थापना दियोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वा प्रयागराज में गुप्त वंश के शासक के तथा चामुंडचंद्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर में पुष्यमित्र और हुड़ों के साथ संघर्ष को वर्णों को दिखाया गया है। देवगढ़ ललितपुर से प्राप्त पुरातात्विक स्थलों साक्ष्यों से गुप्त काल में विशेष प्रगति, विशेष स्थापत्य और मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिरों के दशावतार मंदिर का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने 628 में ताम्र दान पत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा से। याद रखिएगा, बांसवाड़ा से हर्षवर्धन के समय एक लेख दान पत्र का लेख प्राप्त होता है। हर्ष की वंशावली लिखी गई है, वंशावली। हर्ष की प्रशासनिक संरचना इसमें लिखित मिलती है। बांसखेड़ा लेख में सैनिक विवरणों का उल्लेख मिलता है, ठीक।
इस अभिलेख में हर्षवर्धन और अक्षत के भुक्ति के मरकट सागर गांव को करमुक्त करके 2 गांवों को दान देने की पेशकश की थी। गुप्तकालीन मंदिरों में भितरगांव का मंदिर कानपुर में है, ठीक 5वीं सदी में निर्मित हुआ है। यह मंदिर केवल ईंटों से निर्मित है, याद रखिएगा। शिखर थोड़ा ऊंचा है। कुषाणों की राजधानी याद रखिएगा मथुरा थी। कुषाणों की जो भारत में राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा, ठीक। कुषाणों ने यहाँ से बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित कर दिया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग पर व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था। मथुरा को नाटक साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र रखा, ठीक। मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख उद्योग केंद्र था, साटक मथुरा में, ठीक। यह श्वेतांबर जैन मत का भी केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत के सर्वास्तिवादी विचारधारा या उद्भव का विकास हुआ। यहाँ कनिष्क से लेके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कनिष्क और 2 अन्य, ठीक। अकबर ने नवरत्नों में शामिल बीरबलों देखें कि चंदेल जो थे, चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो, ठीक। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? महोबा, ठीक। चंदेलों का राज्य जेजाग भुक्ति या जुझौती के नाम से जाना जाता है, ठीक। 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिर को लूटा या ध्वस्त किया। 1018 से 1019 तक गजनवी कन्नौज पर आक्रमण किया। 1094 में चंदावर फिरोज शाह के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासक को पराजित किया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, ठीक। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा जो है सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाई थी। आगरा मुगल काल में शिक्षा का केंद्र था, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर ने एक नए शहर की स्थापना की नींव रखी। अकबर के मकबरे का निर्माण करा। सिकंदरा में ही जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण करा। किसके? अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कहाँ कराया? सिकंदरा में, ठीक। आगरा मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, जहाँ जहांगीर ने किले यमुना नदी के तट पर लगे पत्थर के खंभों तक एक सोने की जंजीर लगवाई, जिस पर न्याय की जंजीर कहा गया। कोई भी व्यक्ति उसको घंटी बजा के न्याय की गुहार कर सकता था, ठीक। आगरा में मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी, ठीक। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आगरा को राजधानी बनाने का निश्चय लिया। तो इस तरह से आगरा का किले का निर्माण अकबर ने कराया। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कहाँ कराया? आगरा में कराया, ठीक। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित पहला भवन माना जाता है, जिसे पित्रादुरा शैली में बनाया गया है। तो अगर पूछ ले कभी कि ताजमहल का अग्रगामी कौन था, तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा बना था वो ताजमहल की ही फॉर्मेट पे और सफेद संगमरमर से बना था, ठीक। शाहजहां काल में आगरा में ताजमहल मोती मस्जिद का निर्माण हुआ, ठीक। यूरोपीय यात्री राल्फ फिंच और बर्नियर आगरा के वैभव की प्रशंसा करते हैं। सल्तनत काल एवं मुगल काल तक में
सल्तनत काल में देखेंगे तो इलाहाबाद का महत्व बढ़ जाता है। अलाउद्दीन के समय कड़ा का राज्य अलाउद्दीन के पास था। अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करके अभियान को सफल बनाया और अंततोगत्वा मुगल साम्राज्य को सुल्तानों का सुल्तान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। 1596 में देवगिरी अभियान करता है। 1296 में ही जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्दी देव को 1203 में कालिंजर के युद्ध में पराजित किया। 1545 में कालिंजर की सैन्य सफलता या अभियान के दौरान ही बादुल सुरंग और बघेल रामचंद्र को पराजित करने का यह आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1659 में, कब? 1659 में, ठीक, याद रखिएगा। 1659 में औरंगजेब ने खजुआ या खजवा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार के युद्ध में निर्णायक रूप से सफलता प्राप्त की। औरंगजेब ने क्या किया था कि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को अपने अधीन करना चाहा, जितने भी राज्य थे। ठीक, तो उसमें से कुछ थे जो विलय नहीं कर रहे थे, उसमें खानवा या खजवा था। ठीक, जिससे शाहशुजा राजा थे वहां के, पराजित करके उत्तराधिकार के निर्णायक युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त की। ठीक, पृथ्वीराज का एक सेना नायक था, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। पृथ्वीराज सिंह खेत सिंह गढ़ कुंडार के थे, खरांग जाति के राज्य से स्थापित थे। ठीक, इसने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। शेरशाह सूरी चुनार के किले की घेराबंदी के दौरान ही अपनी मृत्यु को वो कालिंजर में प्राप्त करता है, लेकिन चुनार को अब विजय प्राप्त करता है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली स्थानांतरित की या स्थापित की। ठीक, तुगलक वंश के पतन के बाद जौनपुर मलिक सरवर के नेतृत्व में 1394 में स्वतंत्र हो गया। जौनपुर कब स्वतंत्र हुआ? 94 में। याद रखिएगा, कौन स्वतंत्र किया इसे? मलिक सरवर। ठीक, मलिक सरवर नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, जिसने सरकी सल्तनत या सरकी राजवंश की नींव रखी जौनपुर में। ठीक, इसी समय जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक, सिराजे हिंद। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इख्तियार राज्य था। ठीक, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सुल्तान या सूबेदार था। ठीक, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से है। इतिहास काल जियाउद्दीन बरनी मुगल जिले में स्थित बरन का निवासी है। ठीक, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ था? बदायूं का इख्तियार था। ठीक, याद रखिएगा, नहीं तो गलत होगा प्रश्न। यहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्मल जानकारी है। इलाहाबाद, अकबर, प्रयागराज। ठीक, फतेहपुर सीकरी में सेम सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। किसका? सेम सलीम चिश्ती का मकबरा अपना गुरु मानता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के पास इनका भी बनवाया था मकबरा। ठीक, अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया है, कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन नहीं था, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है पहली, बुलंद दरवाज़ा है दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में, जामा मस्जिद है, जोधाभाई महल है, दीवाने खास, बीरबल महल, मरियम महल, पंचमहल। ठीक। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है, 1612 में सम्राट जहांगीर की ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक। मेरठ और बरेली में नाजिब खान नामक पठान नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनतीस, देखिए ये डेट याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, प्रश्न आता है 29 जुलाई 1658। कब? 29 जुलाई 1658 सामूगढ़ का युद्ध होता है। ठीक। शाही सेना और क्या नाम है आपके, क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक। इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से हुआ था, और एक तरफ औरंगजेब थे और एक तरफ जो मुगल सम्राट के विद्रोही थे। ठीक। विजय प्राप्त करने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया, मुराद को छल से बंदी बना लिया, स्वयं को बादशाह घोषित करता ही था। ठीक। सोलह सौ तेरह में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी किले की स्थापना की। संभल सल्तनत कालीन एक एकता था। संभल का क्षेत्र हुमायूं के भाई अस्करी के पास था। 1739 में जैतपुर के युद्ध में झांसी के शासक ओरछा के शासक या झांसी के शासक जो थे वो वीर सिंह बुंदेला या छत्रसाल पेशवा बाजीराव से प्रथम से मदद मांगते हैं, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। मराठों, जाटों और राजपूतों की पराजय होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होता है। ठीक। जिसमें त्रिगुट हार जाता है और अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। दो संधि होती है, याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि दो होती है, एक बंगाल के नवाब से की जाती है, एक दिल्ली के बादशाह से की जाती है। ठीक। 1765 1771 तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा। 1774 में अंग्रेजी सेना सहयोग के आधार पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार सर अहमद खान को शाहजहांपुर का में पराजित करके रोहिलखंड को अवैध रूप से सम्मिलित कर लिया। ठीक। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में बुरहानुल मुल्क ने की थी। ठीक। बुरहानुल मुल्क ने, वह अवध का पहला नवाब था। ठीक। वह अवध का पहला नवाब था। जिसे फैजाबाद या अयोध्या कहा जाता है, वह अवध का क्षेत्र था। ठीक। आसफुद्दौला जो थे फैजाबाद की संधि 1765 में करते हैं। अंग्रेजों से आसफुद्दौला ने कौन सी संधि की थी? फैजाबाद की संधि। ठीक। इसमें बनारस का क्षेत्र उन्हें सौंप देते हैं। वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की जो संपत्ति उसकी सुरक्षा गारंटी ली थी। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक। आसफुद्दौला ने 1784 में अकाल के दौरान जनता को रोजगार प्रदान करने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। याद रखिएगा, आसफुद्दौला ने इमामबाड़ी का निर्माण रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कराया था। ठीक। बनारस के राजा चेत सिंह 1781 अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध करते हैं।
फलस्वरूप चेत सिंह को हटाकर महीनारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया जाता है। ठीक, 1797 में आसिफउद्दौला की मृत्यु होती है। वजीर अली अवध का नवाब बनता है। ठीक, निष्कासन के बाद दिवंगत नवाब आसिफउद्दौला का भाई शहादत अली खां जो था वह अवध का नवाब बन जाता है। इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप देता है। इलाहाबाद का किला शहादत अली खान ने अंग्रेजों को सौंपा था, याद रखिएगा। 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित करके अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया और 1801 में अवध के नवाब शहादत अली खान ने सुरक्षा की गारंटी के बदले गोरखपुर, देखिएगा, गोरखपुर, रोहिलखंड, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा आदि क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। ठीक, और इसी प्रांत का 1836 में क्या नाम पड़ा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक, 1836 उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक, वीर सावरकर, जिन्हें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी या संज्ञा दी जाती है, वो भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। अब 1757 की क्रांति का बिगुल तो उत्तर प्रदेश की भूमि से होता है। ठीक, मंगल पांडे द्वारा। ठीक, बलिया के निवासी थे, याद रखिए, मंगल पांडे जो थे वो बलिया, गाजीपुर गली बलिया के क्षेत्र के निवासी थे। 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर देते हैं। हेनरी बाग और मेजर जनरल ह्यूस्टन की हत्या करने का प्रयास करते हैं, गोली चला देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उनको फांसी दी गई। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिया था। अब 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही, देखिए 9 मई को तो अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। 10 मई को पूरे छावनी में विद्रोह हो जाता है। ठीक, मेरठ छावनी में, और मेरठ से विद्रोह दिल्ली पहुंचता है 12 मई को। ठीक, अब देखिए इसमें अवध का नेतृत्व कौन करते हैं? बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व करती हैं लखनऊ से, और उनका अल्पवयस्क पुत्र कौन था? वीरजिस कादिर, जिसे अंग्रेजों ने नवाब मानने से इनकार कर दिया था। ठीक, अवध का कुशासन के आधार पे कुशासन का आरोप लगा के अवध का अपने राज्य में विलय कर लिया। ठीक, इसी का विरोध करते हुए बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजिस कादिर को नवाब घोषित करके 1857 की क्रांति में भाग लिया। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ द्वारा पुनः कब्जा किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद कानपुर बिठौर में प्रशासन द्वारा नाना साहेब को अधिकार प्रदान किए गए। 1857 के विद्रोह में अजीजन बाई कहाँ से नेतृत्व करती थी? आप लोग कमेंट बताइए। अजीजन बेगम जो थी ये कहाँ से नेतृत्व प्रदान कर रही थी 1857 की क्रांति में? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, पंडित सुंदरलाल की किताब है, पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। ठीक, यह विद्रोही राज्यों पे ही लिखी गई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। किसने कहा था? जो सेनापति था हीरोज, उसने कहा था कि विद्रोहियों में यदि कोई जवान मर्द थी तो रानी की झांसी थी। ठीक, झांसी की रानी थी। किसने कहा था? ये जनरल हीरोज ने कहा था। ठीक, जनरल हीरोज उनके आंदोलन को या विद्रोह को दबाने के लिए यही मुख्य करता धरता था। झांसी की रानी की शादी हुई थी गंगाराम राव की। ठीक, 1857 की क्रांति में यह विद्रोह करती हैं क्योंकि इनके कोई लीगल पुत्र नहीं था तो दत्तक पुत्र ली थी। अंग्रेजों ने कहा दत्तक पुत्र गोद लेना तो सही है लेकिन उसे राजा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, और पूरा राज्य झांसी पे कब्जा करने के प्रयास में थे। लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? कई बार पूछा। वाजिद अली शाह। लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक, तात्या टोपे भी कानपुर से थे। आत्माराम पांडुरंग इनका मूल नाम था।
छापामार युद्ध रणनीति के पारंगत नेता थे। ठीक, अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई शिवपुरी की सैनिक न्यायालय द्वारा। संयुक्त प्रांत में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना प्रारंभ किया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सत्ता स्वयं अधिग्रहित करके भारत में शांति स्थापना का प्रयास किया। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद या प्रयागराज लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र या अधिकार पत्र पढ़कर सुनाता है। ठीक, कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ठीक, कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका। ठीक, 1866 में मोहम्मद कासिम ननौती रशीद अहमद गंगोई ने देवबंद उत्तर प्रदेश में स्थापित मदरसे की स्थापना की। किसकी? देवबंदियों ने की। इसमें मुख्य थे मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोई। ठीक, यह देवबंद आंदोलन आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने एक आंदोलन चला, अलीगढ़ मूवमेंट। साथ ही यहीं पे 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसका प्रारंभिक नाम था मदर सालूत उलूम 1877 के नाम से बदल के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम रखा गया। ठीक, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम पड़ा। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, इसका 1877 में नाम बदलते हैं, 1875 में इसका स्थापना होती है। ठीक, याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं। 28 से 30 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें उत्तर पश्चिम प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है उसका नाम था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं अवध। उसमें शामिल कौन कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ गोसाल, रामकली चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुनानाथ, लाला बैजनाथ। ठीक, तो आगे चल के अनेक प्रतिनिधि फिर भाग लेते हैं, उसका कोई पूछने तुक नहीं होता ज़्यादा। एक बार पूछ लिया था कि कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। ठीक, हाँ ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ और सर्वाधिक कहाँ हुआ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान उत्तर प्रदेश में 3-3 बार अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ, पहला इलाहाबाद में होता है। ठीक, पहली बार जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन होता है कांग्रेस का इलाहाबाद में। ठीक, यहाँ जॉर्ज यूल 1888 में कांग्रेस अध्यक्ष बनता है। 92 में होता है WC बनर्जी, 1910 में होता है सर विलियम वेंडरबर्ग। लखनऊ में होता है रमेश चंद्र दत्त होते हैं 1899 में। फिर 1816 में होता है अंबिकाचरण मजूमदार, इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 1836 में होता है लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इलाहाबाद लखनऊ के अतिरिक्त कहाँ कहाँ होता है? तो 3 शहरों में और होता है। 1905 में बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष होते हैं। 1925 में होता है कानपुर, जिसमें पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती हैं। ठीक, फिर मेरठ में होता है 1846, जिसमें JP कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, बनारस के ही राजा थे शिव प्रसाद, इनका टाइटल था सितारे हिंद। ठीक, यह कांग्रेस के विरोधी अंग्रेजों के पक्षधर थे। ठीक, यह अंग्रेजी नीतियों के पक्षधर थे और कांग्रेस की नीतियों के विरोधी थे। 1916 में कांग्रेस लीग समझौता होता है, नरम और गरम दल का समझौता होता है। ठीक, 1916 के अधिवेशन में सॉरी, ये याद रखिएगा, पूछ ले कभी। अक्टूबर 1920 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में हुआ। ठीक, यहीं पे असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया था।
1921 में हजरत मोहानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। आपको बताना है क्यों हजरत मोहानी अध्यक्षता क्यों करते हैं। ठीक, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का गोरखपुर कांड होता है, याद रखिएगा। 4 फरवरी डेट है, गलती मत करिएगा। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार हुआ। वहां जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व संभाला था। ठीक, 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में स्वराज पार्टी का गठन होता है। ठीक, यही स्वराज भवन भी है। स्वराज पार्टी की जब स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष सी आर दास होते हैं, महासचिव मोतीलाल नेहरू होते हैं। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन सिंगार वेल्लू चेट्टियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 के कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होता है कानपुर में। ठीक, सिंगार वेल्लू चेट्टियार के नेतृत्व में दिसंबर 1925। ठीक, दिसंबर 1925 के कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना समाज की हिंसा थी। प्रताप और प्रभु बोल्शेविक प्रसार का केंद्र अखबार था। ठीक, मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी ने 1918 में 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की। गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की। याद रखिएगा, अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, प्रतापगढ़। एका आंदोलन आपका मदारी पासी ने संचालित किया था। ठीक, एका आंदोलन मदारी पासी। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। (1928) हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में नई दिल्ली में होता है। ठीक, जिसका मुख्यालय आगरा बनाया गया था। तो 1924 में कानपुर में होता है। ठीक, सचिन नाथ सान्याल के नेतृत्व में योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद कानपुर और दिल्ली दोनों अधिवेशन में रहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, 1924 के कानपुर में चंद्रशेखर रहते हैं और 1928 नई दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान में भी उपस्थित रहते हैं। ठीक, चंद्रशेखर आजाद ने केवल नेतृत्व कौशल 1928 में आजाद के प्रयास से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय आगरा बनाया गया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्स को लूट लिया। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से गोरखपुर जा रही ट्रेन लूटी जाती है, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असबागुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को क्रमशः फांसी दी गई। ठीक,
रामकृष्ण खत्री और मनमथ राय नाथ गुप्त को दीर्घकालिक आवास दिया गया। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और जिसे अयोध्या कहते हैं, और रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में। ठीक, इसका उत्तर दीजिए। राजेंद्र लाहिड़ी को कोंडा में। ठीक, याद रखिएगा। 27 फरवरी, डेट याद रखिएगा, कभी गलत नहीं करिएगा। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, कंपनी बाग या चंद्रशेखर आजाद पार्क जो इलाहाबाद में है, अपने एक मित्र के साथ चंद्रशेखर आजाद वार्तालाप कर रहे थे। अंग्रेजों को किसी ने गोपनीय सूचना दी और अंग्रेज बंदूक लेके पहुंच गए, चारों तरफ से घेर लिया, जिससे अंततोगत्वा से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही एक बची गोली से अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक, यहाँ से कोई प्रश्न ज्यादा नहीं बन सकता। सोलह अगस्त 1942 बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रबल पक्ष में प्रबल जन संघर्ष होता है। चित्तू पांडे ने बलिया में ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। कई बार पूछा है, याद रखिएगा। बलिया, चित्तू पांडे, एक राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकार की स्थापना की। लखनऊ 1936 में प्रोफेसर एन.जी. रंगा इंदुलाल, ठीक, याग्निक और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व से अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी अध्यक्षता की और एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए। 9 अप्रैल 1928 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू किया जाता है। ठीक, ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं। ठीक, इस तरह से हम लोगों का उत्तर प्रदेश का मुख्य बातें समाप्त होती हैं। ठीक, 1935 में प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण के कारण लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी बनाया गया। 1937 में नाम बदल के संयुक्त प्रांत किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश यूनाइटेड रखा गया। ठीक, नाम उत्तर प्रदेश ही जाना जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश के विशेष का इतिहास, मुख्य बातें जो परीक्षा में आई है और आ सकती हैं, समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए और लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।